हेलो फ्रेंड्स, टीम समर हिल की ओर से मैं निरंजन कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के 10वें अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जो है हमारा व्यक्तिगत विभिन्नता अर्थात इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता होती क्या है। तो दोस्तों, संसार में जितने भी प्राणी हैं वे सब एक दूसरे से किसी न किसी रूप में भिन्न हैं। एक ही समुदाय के प्राणी भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यहाँ तक कि एक ही माता पिता के संतान भी आपस में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जुड़वा बच्चों में भी बहुत कुछ समानताओं के बावजूद कुछ न कुछ विभिन्नता अवश्य देखने को मिलती है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता से हमारा तात्पर्य यही है कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है। संसार के सभी प्राणी एक दूसरे से किसी न किसी रूप में भिन्न होते हैं अर्थात अलग होते हैं। यह नियम व्यक्ति के ऊपर भी उसी तरह से लागू होता है जैसे कि अन्य जीव जंतुओं के ऊपर। शारीरिक बनावट, स्वभाव, बुद्धि आदि में अंतर होता ही होता है। कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे स्वभाव वाले नहीं होते हैं, एक जैसे उनकी बुद्धि नहीं होती है, एक जैसा शारीरिक गठन उनका नहीं होता है। कुछ विद्वानों की परिभाषा है, उसको भी देख लेते हैं। स्किनर ने क्या कहा? स्किनर ने कहा कि व्यक्ति की विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। तो स्किनर ने इस परिभाषा को दिया है। स्किनर ने क्या कहा कि वैयक्तिक विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। जिन जिन चीजों का, जिन जिन पहलुओं का हम मापन कर सकते हैं या मूल्यांकन कर सकते हैं। जैसे शारीरिक गठन की बात की जाए तो कद काठी, शरीर की लंबाई, इसको हम माप सकते हैं। शरीर का वजन, इसको हम माप सकते हैं। तो किन्हीं भी दो व्यक्तियों का वजन एक जैसा नहीं होता है, उनकी लंबाई में कुछ न कुछ अंतर होता है, उनकी कद काठी एक जैसी नहीं होती है। साथ ही उनके जो मूल्यांकन के पक्ष हैं, जैसे संज्ञानात्मक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, कौशल, बुद्धि, विवेक, इन सब में कहीं न कहीं डिफरेंस होता है। इसके अलावा ध्वनि में भी डिफरेंस होता है। दो व्यक्तियों की आवाज एक जैसी नहीं होती है। तो स्किनर का यह परिभाषा है कि जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है, उसे हम व्यक्तिगत विभिन्नता कहेंगे। अगली परिभाषा जेम्स ट्रेवर की है। जेम्स ट्रेवर ने कहा कि कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता रखता है उसे व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई व्यक्ति अपने समूह के, यानी कि हर समूह के व्यक्तित्व की बात की जा रही है। अलग अलग, इसको हम लोग अलग अलग देश, अलग अलग समाज, अलग अलग भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार बांट सकते हैं समूह को, है ना। कहता है कि कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता रखता है उसे व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। किसी खास भौगोलिक वातावरण में रहने वाले जो सामूहिक लोग हैं उनका एक औसत बना लिया और उस औसत से यदि कोई व्यक्ति आगे या पीछे होता है तो उसे ही व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। अगली परिभाषा टॉयलर की है। टॉयलर ने क्या कहा? टॉयलर ने कहा कि शरीर के रंग रूप, आकार, कार्य, गति, बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, रुचि, अभिरुचि आदि लक्षणों में पाई जाने वाली भिन्नता को ही व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। इन्होंने सीधे सीधे उन सारी चीजों को लिस्ट आउट निकाला शरीर का रूप, रंग, आकार, कार्य, गति, बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, रुचि, अभिरुचि, इन सब के ऊपर उन्होंने लिस्ट आउट किया और इन सब के ऊपर रिसर्च करने के बाद उन्होंने अपने जो परिभाषा है उस परिभाषा को दिया व्यक्तिगत विभिन्नता के संदर्भ में। अब आते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार किन किन आधारों पे हैं, किन किन आधार पे, वो कौन कौन सा पैमाना बनाया गया है जिसके आधार पर हम कहते हैं कि दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं। तो इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। इसमें सबसे पहला बिंदु लिंग के आधार पर। लिंग के आधार पर व्यक्ति अलग होता है। स्त्रीलिंग हो गया, पुल्लिंग हो गया, एक
तृतीय लिंग ट्रांसजेंडर का भी होता है। तो लिंग के आधार पर व्यक्ति भिन्नता। दूसरा है शारीरिक विकास के आधार पर, किसी खास समूह में किसी खास व्यक्ति का शरीर जो है उसकी कदकाठी अलग होती है, वहीं दूसरे अन्य व्यक्तियों की कदकाठी उसके तुलना में कम होती है या अधिक होती है। तो शारीरिक विकास के आधार पर भी व्यक्तिगत विभिन्नता को मापा जाता है। तीसरा है संवेग के आधार पर। संवेग का मतलब क्या हुआ? जो हमारे अंदर इमोशंस उत्पन्न होते हैं, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह, माया, ये सब जो क्या है, सहानुभूति, दया इत्यादि संवेग है। तो संवेगों के आधार पर भी व्यक्तिगत विभिन्नता को देखने को मिलती है। चौथा है गत्यात्मक कौशलों के आधार पर। गत्यात्मक कौशलों के आधार पर, गत्यात्मक कौशल यानी कि बॉडीली जो मूवमेंट है उसके आधार पर कोई व्यक्ति जो है जो जन्म से ही बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करता है तो उसका शरीर उसके उस परिस्थिति के अनुसार जो है वो ढल जाता है। और उसकी तुलना यदि वैसे व्यक्ति से की जाए जो कभी एक्सरसाइज नहीं करता है तो दोनों के शारीरिक कौशल अलग अलग होंगे। एक खिलाड़ी और एक जो सामान्य व्यक्ति है, दोनों के शरीर का जो गत्यात्मक कौशल होगा वो भिन्न भिन्न होगा। तो ये प्रत्येक व्यक्ति में डिफर करता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने तरह से अपने शरीर के गत्यात्मक कौशलों को करता है। इस संदर्भ में क्रो एवं क्रो ने कहा है कि शारीरिक क्रियाओं में सफल होने की योग्यता में एक समूह के व्यक्तियों में भी बहुत अधिक विभिन्नता होती है। एक समूह के व्यक्तियों में भी बहुत अधिक विभिन्नता होती है और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर को अपने अनुसार ढालता है। किसी को अपने शरीर का यानी कि फिजिकल मूवमेंट करने का ज्यादा अच्छा लगता है उसे, तो वह उस ओर मुड़ जाता है, उसका शरीर उसके अनुसार अनुकूलित हो जाता है और फिर उसका जो फिजिकल मूवमेंट होता है वो उन लोगों से ज्यादा बेटर होता है जो अपने शरीर को फिजिकल मूवमेंट नहीं देते हैं। तो अगला जो आधार है वो है भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर भी व्यक्तिगत विभिन्नता को देखा जाता है। भाषागत क्षमता, कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो अलग अलग परिवेश में रहने के कारण वहाँ की भाषा को सीखते हैं और जिसका प्रभाव उनके व्यक्तित्व के ऊपर पड़ता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मल्टीलिंगुअलिज्म होते हैं, अर्थात बहुभाषाविद होते हैं। तो वैसे व्यक्तियों के ऊपर भी निर्भर पड़ता है और वे व्यक्ति जो है उन व्यक्तियों से डिफर हो जाते हैं, उनमें विभिन्नता आ जाती है जो अब उनके अपेक्षाकृत कम भाषाओं को जानते हैं। छठा है संज्ञानात्मक विकास के आधार पर। संज्ञानात्मक विकास का मतलब क्या हुआ? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो हमारा संज्ञान है, जो हमारी समझ है, जो हमारी बुद्धि विवेक है, इसके आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। और खास करके जब हम वर्ग में जाते हैं, एज ए टीचर जब हम वर्ग में जाते हैं तो वहां पे इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। व्यक्तिगत विभिन्नता का यह सिद्धांत हमें अपने वर्ग में ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वहां पे जो 40-50 बच्चे हमारे सामने होंगे तो वे बच्चे अलग अलग कैटेगरी के होंगे, सब में व्यक्तिगत विभिन्नता होगी, प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से अलग होगा। किसी भी दो बच्चे में एक समानता नहीं पाई जाएगी। कोई बच्चा जो है बहुत तेज होगा पढ़ने में, कोई मध्यम और कोई औसत और कोई फिर निम्न कैटेगरी का होगा। तो वहां पे हमें इस चीज को ध्यान में रखना है कि प्रत्येक बच्चा एक जैसा नहीं होता है। तो फिर उसके अनुसार से हमें क्या करना है, उसको ग्रुप में बांट देना है और फिर ग्रुप में बांट करके उसके अनुसार से अधिगम कौशल का विकास करना है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत यहाँ जो है संज्ञानात्मक विकास के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है और ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है एक शिक्षक के लिए, क्योंकि हमें क्या देखना है, हमें बच्चों का संज्ञान देखना है, उनके संज्ञान में विकास को बढ़ावा देना है, उनके संज्ञान की वृद्धि के लिए कार्य करना है। तो हमें केवल इसी चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, संज्ञानात्मक विकास के आधार पर। इस चीज को समझना है कि प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न होता है, कोई भी दो बालक एक जैसे नहीं होते हैं। तो अगला है अभिवृत्ति के आधार पर। अभिवृत्ति के आधार पर भी व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। अभिवृत्ति यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अभिवृत्ति होती है, अभिरुचि होती है, उसको प्रत्येक का अपना अलग एक क्राइटेरिया होता है, भिन्न भिन्न चीजों को करने का उसका अपना एक तरीका होता है। एक ही चीज को दो बच्चे जो है अलग अलग नजरिए से देखते हैं, तो इसी चीज को अभिवृत्ति कहते हैं।
8वां है जातिगत आधार पर। जातिगत आधार पर हमारा समाज कई जातियों में बटा हुआ है और देखा जाए तो जातिगत आधार भी कहीं न कहीं व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता जातिगत आधार पर भी देखने को मिलती है। कुछ जातियां श्रेष्ठ होती हैं, कुछ जातियां निम्न कैटेगरी की होती हैं। तो उन जातियों में भी ये केवल मानव के ऊपर ही नहीं है बल्कि अन्य जीव जंतुओं के ऊपर भी है। और प्रत्येक प्राणी में श्रेष्ठ और निम्न जातियां पाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि सब जगह एक समानता एक रूपता है। एक रूपता कहीं भी नहीं है। प्रकृति बदलती रहती है। प्रकृति का रूप विभिन्नता पर ही आधारित है। 9वां है धार्मिक आधार पर। धार्मिक आधार में व्यक्तिगत विभिन्नता को बढ़ावा देते हैं या कह सकते हैं कि प्रभावित करते हैं। विभिन्न प्रकार के धर्म को मानने वाले अलग अलग जो व्यक्ति होते हैं तो उनका व्यक्तित्व अपने धर्म के अनुरूप भी बदलता है। और 10वां जो है वह व्यक्तित्व के आधार पर। व्यक्तित्व का अर्थ क्या हुआ? व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी। तो प्रत्येक बालक में अपनी खुद की पर्सनालिटी होती है और यह पर्सनालिटी जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। ये 3 मुख्य रूप से व्यक्तित्व के प्रकार होते हैं। तो हमें इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि हमारे पास जो बच्चा आ रहा है पढ़ने के लिए वह किस व्यक्तित्व का है, उसका व्यक्तित्व किस कैटेगरी में आता है, अंतर्मुखी है, बहिर्मुखी है या उभयमुखी है। और प्रत्येक व्यक्तित्व का अपना एक खास लक्षण होता है, उसकी खास विशेषता होती है और उसके अनुसार हमें अधिगम कौशल का निर्माण करना पड़ता है। अधिगम जो हम बच्चों को देंगे उसके लिए हमें अलग तरह से तैयारी करनी पड़ती है। जो अंतर्मुखी प्रतिभा के बच्चे जो होते हैं वे ज्यादा खुल करके बोलते नहीं हैं, वे अपने आप में संकुचित रहते हैं। और जो बहिर्मुखी प्रतिभा के होते हैं वो काफी ज्यादा बोलते हैं, वे हर चीज में ज्यादा भाग लेते हैं। विद्यालय में कोई भी फंक्शन होगा तो जो बहिर्मुखी प्रतिभा के बच्चे होंगे वे आसानी से उन चीजों को सीख लेते हैं और वो भाग लेने के लिए आगे भी आ जाते हैं। लेकिन जो अंतर्मुखी प्रतिभा के बच्चे होते हैं वे सकुचाए हुए रहते हैं, वे एक कोने में दुबक कर बैठेंगे, ज्यादा किसी से बोलेंगे नहीं, अपने आप में मग्न रहेंगे। और यदि कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होता है तो उसमें भी भाग लेना पसंद नहीं करते हैं, वे चुपचाप रहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये कुछ लक्षण होते हैं अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। और जो उभयमुखी प्रतिभा के बच्चे होते हैं वे अपने आप को दोनों तरह से समायोजित कर लेते हैं। तो ये थे 10 प्रकार जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को निर्धारित करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर। तो आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक है व्यक्तिगत जो विभिन्नता होती है उनके कारण क्या है, फैक्टर्स के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो पहला जो फैक्टर है वो है वंशानुक्रम, हेरिडिटी। वंशानुक्रम व्यक्तिगत विभिन्नता को कहीं न कहीं प्रभावित करती है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक अलग वंश परंपरा होती है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक अलग वंश परंपरा होती है जिसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है, साथ ही साथ उसकी आने वाली पीढ़ियों के ऊपर भी पड़ता है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता वंशानुक्रम के ऊपर भी निर्भर करती है और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हम देखते हैं उसमें कहीं न कहीं हेरिडिटी का अर्थात वंशानुक्रम का अहम योगदान होता है। वातावरण, दूसरा जो प्रभाव है वह वातावरण के कारण व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। अलग अलग वातावरण में रहने वाले लोगों के शारीरिक गठन में अंतर पाया जाता है, उनके रंग रूप में अंतर पाया जाता है, साथ ही साथ कई तरह की आदतों में भी अंतर पाया जाता है। तीसरा है लैंगिक विभिन्नता, जेंडर डिफरेंस। लैंगिक विभिन्नता का मतलब क्या हुआ? लैंगिक विभिन्नता का मतलब हुआ कि हमारे समाज में जो लिंग की अवधारणा है या फिर वो शारीरिक संरचना भी है, केवल अवधारणा ही नहीं बल्कि शारीरिक संरचना है लड़के और लड़कियों की, तो इनके ऊपर भी व्यक्तिगत विभिन्नता जो है प्रभावित होता है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि लड़कियों का जो शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, वह लड़कों की अपेक्षा जल्दी होता है, तेजी से होता है।
तो यह भी व्यक्तिगत विभिन्नता का एक कारण है। अगला है जाति प्रथा एवं राष्ट्र का प्रभाव। जाति प्रथा, कास्ट सिस्टम और राष्ट्र का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ नेशन, ये भी एक राष्ट्र के अंदर जो भी लोग हैं उनका कहीं न कहीं अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा होता है, और जो अलग राष्ट्र वाले हैं उनका अपने अपने राष्ट्र के साथ जुड़ाव होता है। तो जो दो अलग अलग राष्ट्र के लोग एक साथ आएंगे तो उनमें हम व्यक्तिगत विभिन्नता को साफ तौर पर देख सकते हैं। तो यह राष्ट्र का प्रभाव भी है और जातिगत प्रभाव भी है। जातिगत प्रभाव, जाति प्रथा की बात करें तो चूंकि हमारे यहाँ भारत में देखा जाए तो कास्ट सिस्टम काफी पुराने समय से चला आ रहा है और आज भी वर्तमान समय में यह कहीं न कहीं हमारे समाज को इफेक्ट करता है। तो जाति प्रथा के कारण भी व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलती है। जाति प्रथा के कारण पहले पेशों में यानी कि रोजगार में भी विभिन्नता देखने को मिलती थी। क्या होता था कि एक पेशा जो करने वाले जाति के लोग हैं तो ऐसा नियम बना दिया गया था कि उस जाति के लोग उसी खास पेशे को करेंगे। लेकिन अब के समय में इसमें बदलाव हुआ है, लेकिन फिर भी जाति प्रथा का प्रभाव लोगों के ऊपर देखने को मिलता है। पांचवा है आयु तथा बुद्धि। जैसे जैसे लोगों की आयु में वृद्धि होती है उनकी बुद्धि भी उसी अनुपात में बढ़ती है, और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये जो आयु तथा बुद्धि का प्रभाव होता है वो अलग अलग तरह का होता है। कोई व्यक्ति है जो ज्यादा कहीं बाहर घूमता नहीं है तो वो अपने जो जिस परिवेश में वो बड़ा हो रहा है एक छोटा सा सर्किल उसके चारों तरफ है। लेकिन वही एक दूसरा लड़का है जो कि हमेशा कहीं ना कहीं घूमने जाया करता है, टूर पे जाया करता है, परिभ्रमण करते रहता है, तो उसके जो ज्ञान की वृद्धि होगी वो उस लड़के की अपेक्षा ज्यादा होगी जो अपने ही एक परिवेश में सीमित दायरे में बंद करके रहता है। तो यह भी आयु तथा बुद्धि इस संदर्भ में भी व्यक्तिगत विभिन्नता का कारक बनती है। छठा है परिपक्वता। जैसे जैसे मनुष्य परिपक्व होते हैं तो उनमें क्या होता है कि उन लोगों की अपेक्षा में ज्यादा नॉलेज आता है, ज्यादा बुद्धि आ जाती है जो अपेक्षाकृत कम परिपक्व होते हैं या मैच्योर होते हैं। तो जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है लोगों की समझ बढ़ती है, लोगों में बुद्धि विवेक इत्यादि की वृद्धि होती है तो उनमें व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलती है। वे उन लोगों से ज्यादा भिन्न होते हैं जिनमें कम परिपक्वता होती है। जो ज्यादा परिपक्व लोग होते हैं और एक तरफ कम परिपक्व लोग होते हैं तो दोनों के बीच हम डिफरेंस साफ तौर पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। सातवां कारक है आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति भी व्यक्तिगत विभिन्नता का एक प्रमुख कारक है, क्योंकि हम लोग देखते हैं अपने समाज में कि जिस परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर होती है वहां के बच्चे उन बच्चों की तुलना में ज्यादा बेटर होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। क्योंकि एक तो है कि पोषण उन्हें नहीं मिलता है, उस तरह का स्वास्थ्य उनका नहीं होता है, और जब स्वास्थ्य उत्तम नहीं होगा तो मानसिक विकास भी उत्तम नहीं होगा, परिवेश वैसा नहीं मिलता है। तो बहुत तरह के कारक हैं। इसके बारे में हम लोग पिछले चैप्टर्स में बहुत ज्यादा डिस्कस कर चुके हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी बातें आसानी से समझ में आ रही होंगी। अब है व्यक्तिगत विभिन्नता जानने की विधियां। वे कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा हम बच्चों के व्यक्तिगत विभिन्नता को जान सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो विधि है वह परीक्षण विधि है, टेस्ट मेथड है। टेस्ट मेथड कई प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के परीक्षण को आयोजित करके हम बच्चों के व्यक्तिगत विभिन्नता को जान सकते हैं। इनमें से प्रमुख है बुद्धि परीक्षण, IQ, उपलब्धि परीक्षण, बच्चों ने क्या उपलब्धि अभी तक हासिल की है, वे कहाँ तक सीखे हैं, उनका अधिगम स्तर कहाँ तक पहुंचा है, तो इसका परीक्षण। संवेग संबंधी परीक्षण, बच्चों में किस प्रकार का संवेग है, क्रोध, दया, सहानुभूति, लोभ, मोह, ये सब जो है वो संवेग है, इमोशंस हैं। तो उनमें संवेग की कितनी वृद्धि हुई है या कौन से संवेग उन पे ज्यादा हावी है, उसका क्या प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, इन सारे चीजों का परीक्षण संवेग संबंधी परीक्षण कहलाता है।
उसके बाद है अभिवृत्ति परीक्षण, एटीट्यूड टेस्ट। ये कई तरह की परीक्षाओं में भी लिया जाता है, जैसे एनडीए वगैरह की परीक्षा में एटीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। इसमें व्यक्ति की अभिवृत्ति का पता लगाया जाता है। तो उसके लिए विभिन्न तरह के टेस्ट का आयोजन किया जाता है। उसमें से एक प्रमुख है इंटरव्यू। इंटरव्यू के द्वारा व्यक्ति के अभिवृत्ति का ही यानी कि एटीट्यूड का भी टेस्ट लिया जाता है। उसमें व्यक्ति का एटीट्यूड भी देखा जाता है कि यह व्यक्ति किस प्रकार की अभिवृत्ति वाला है। दूसरा है व्यक्तित्व परीक्षण यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट। यह बिल्कुल अभिवृत्ति परीक्षण का ही समानार्थक शब्द है, व्यक्तित्व परीक्षण, पर्सनालिटी टेस्ट। इसमें भी इंटरव्यू के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। तीसरा है सामूहिक अभिलेख विधि। सामूहिक अभिलेख विधि में क्या होता है कि इसमें छात्रों के बारे में हमको जानकारी लेनी है। तो हम क्या करेंगे कि उससे संबंधित कुछ सूचनाएं, जैसे उसकी उपस्थिति, जैसे कि उसका जो विद्यालय में व्यवहार है, उसका अपना व्यक्तिगत अभिरुचियां, उसकी व्यक्तिगत अभिरुचियां कैसी हैं, क्या हैं, और शिक्षक का उस खास बच्चे के बारे में या फिर अलग अलग बच्चों के बारे में क्या राय है, प्रधानाचार्य का उन बच्चों के बारे में क्या राय है, उनका खेलकूद में कैसा परफॉर्मेंस है, सांस्कृतिक गतिविधियों में कैसा परफॉर्मेंस है। यानी कि इन सारे डिटेल्स का जब हम एक सामूहिक रूप से एक ग्रुप बना करके लिस्ट आउट करेंगे तो इस मेथड को ही सामूहिक अभिलेख विधि कहा जाता है। इसमें छात्रों से संबंधित सूचनाएं जैसे उपस्थिति, रुचियां, स्वास्थ्य, सामान्य योग्यताएं, विशिष्ट कौशल, व्यक्तित्व, प्रधानाचार्य, शिक्षकों का मत आदि जानकारी जुटा करके एकत्रित करके उनके संबंध में निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसको सामूहिक अभिलेख विधि कहते हैं। अगला है व्यक्तिगत इतिहास विधि, केस हिस्ट्री मेथड इसको कहते हैं। ये ज्यादातर कानून यानी कि वकीलों के द्वारा किया जाता है जब उनके हाथ में कोई केस आता है। तो केस हिस्ट्री मेथड ज्यादातर वहां लागू होता है, लेकिन हम व्यक्तिगत परीक्षण को, व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने के लिए भी इसका आयोजन कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि उस व्यक्ति विशेष से संबंधित जानकारी स्वयं उससे ना लेकर के उसके बारे में उसके मित्रों से, उसके पड़ोसियों से, उसके परिवार के अन्य सदस्यों से पता करेंगे। इसको केस हिस्ट्री मेथड कहते हैं। जिस बच्चे के बारे में हमें जानना है तो हम सीधे सीधे उससे सवाल ना करके हम उसके बारे में उसके परिवार के अन्य सदस्यों से, उसके पड़ोसियों से, उसके मित्रों से, उसके शिक्षक से, उसके बारे में क्या वे विचार रखते हैं उसका अध्ययन करेंगे और फिर हम उसका एक निष्कर्ष निकालेंगे कि यह बच्चा इस प्रकार का है, इस कैटेगरी का है। तो इस प्रकार के परीक्षण को केस हिस्ट्री मेथड कहते हैं। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक था व्यक्तिगत विभिन्नता, अब यहीं पे समाप्त होता है और फिर से मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डीपली अध्ययन करते रहिए।